हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रणव प्रदीप हुआ। मैंने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है और अभी फ़िलहाल मैं एमबीए कर रहा हूँ डिस्टेंस लर्निंग के साथ। मैंने एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, सीडब्ल्यूई क्लर्क, एनटीपीसी, एसबीआई क्लर्क, सीपीओ और एफकेट जैसे एग्ज़ाम को क्लियर किया हुआ है और अभी फ़िलहाल मैं बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंदर एज ए लर्नर फैसिलिटेटर वर्क कर रहा हूँ। और मैंने ये यूट्यूब चैनल अपने इंग्लिश कंपटीशन, इंग्लिश से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, उनको टैकल करने के लिए बनाया है। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आता है तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। तो आज के लेसन में हम लोग प्रोनाउन से रिलेटेड एरर कवर करने वाले हैं और इनसे रिलेटेड एरर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इन्हें एक एक करके देखना है। इससे पहले मैंने नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड बेसिक कवर किया है। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो कृपया करके वो सेशन जाके देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर वो सेशन देख लेंगे तो इस सेशन में यूज किया हुआ हर एक टर्म और वर्ड को हम लोग आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एरर। तो हमारा जो पहला पॉइंट है एरर का वो है, एक रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं होता है। हमें अगर इसका प्रयोग करना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में तो इनके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। ओके, उससे पहले हम एक चीज़ समझ लें कि आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ, वन का वन सेल्फ होता है। ओके, अब जैसे हमारे पॉइंट के अनुसार एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन का उपयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होगा। तो इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि माई सेल्फ रोहन फ्रॉम अमेरिका लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि यहाँ पे माई सेल्फ गलत है। ओके, और फिर आता है यहाँ पे हमारा दूसरा एग्जांपल, सीमा विल डू इट फॉर हर माई सेल्फ। सीमा विल डू इट फॉर माई सेल्फ लिखा हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको क्लियर किया कि सी के लिए आपको हर सेल्फ का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर। ओके, तो सीमा विल डू इट फॉर हर सेल्फ। ओके, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में हर सेल्फ का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर इट जो है वो ऑब्जेक्ट है। ओके, बस हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सीमा एक गर्ल है, इसलिए उसका पोजीशन, उसके साथ कौन सा रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किया जा रहा है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई माई सेल्फ हैव डन ऑल दिस वर्क। अब फिर मैं हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर माई सेल्फ का प्रयोग किया गया है और ये माई सेल्फ के पहले एक आई सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर इसका प्रयोग सही है। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाइड, रेस्ट, मूव, क्वालिफाइड, टर्न, स्टॉप और कीप के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग नहीं होता। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका प्रयोग, इनके बाद हम लोग कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी सेल्फ वाले वर्ड का। जैसे द थीफ हाइड हिमसेल्फ अंडर द बेड, यहाँ पर हाइड के बाद हिमसेल्फ का प्रयोग किया गया है, ये कि गलत है। क्वालिफाइड के बाद हरसेल्फ का प्रयोग किया गया है, जो कि ये गलत है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर कोई सेंटेंस इट से शुरू होता है और इसके बाद टू बी फॉर्म वाले वर्ब। अब टू बी फॉर्म वाले वर्ब क्या क्या कंसिस्ट करते हैं उसको जान ले। टू बी में हमारा आता है इज आता है, एम आता है, आर आता है, वाज आता है, वेयर आता है, बी और बीन भी आता है, लेकिन इट के साथ हमेशा इज या फिर वाज का ही प्रयोग होता है। तो इस चीज़ को क्लियर करना है हम लोगों को, यानी इट के बाद कभी भी इज या वाज वर्ब आता है तो इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है, साथ ही यह कोई रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा ज्वाइन किया जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में मैंने बता दिया है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है एक कंजंक्शन की तरह वर्क करता है, जो कि दो अलग अलग क्लाउज को जोड़ के एक सेंटेंस बनाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आपने बेसिक नहीं देखा है, इससे पहले वाले लेसन में मैंने डाला हुआ है, प्लीज़ जाकर उसे देखिए, उसको वो क्लियर होगा, तभी आपका एरर समझ में अच्छी तरीके से आ पाएगा। फिलहाल इस पॉइंट को डील करते हैं कि अगर कोई सेंटेंस इट से शुरू हो रहा है और टू बी वाले फॉर्म
का कोई भी वर्ब यानी इज या वाज आ रहा है इसके बाद, तो जो भी प्रोनाउन इज या वाज के बाद प्रयोग किया जाएगा वो सब्जेक्टिव केस में होगा। साथ ही उसके बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन आएगा जो कि दो अलग अलग क्लाउज को जोड़ेगा। इसके एग्जाम्पल के तौर पर अच्छे से समझ पाएंगे तो देखिए यहाँ पर इट से शुरू हो रहा है सेंटेंस, इसके बाद इज का प्रयोग किया गया टू बी वर्ब का, और यहाँ पर हमारा आई लगा सब्जेक्टिव केस में। साथ ही यहाँ पर हु भी लगा हुआ है जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, दो अलग अलग क्लाउज को ये कनेक्ट कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इट इज आई हु हैव सॉल्व्ड ऑल द प्रॉब्लम, इट इज ही हु इज टू ब्लेम। क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है। ओके, इससे रिलेटेड मैंने एग्जांपल दिया है, सी साउटेड एट आई। तो एट क्या है यहाँ पर, एट एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद आई यानी सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन का यूज किया गया है, जो कि ये गलत है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन का यूज होगा यानी मी का प्रयोग करेंगे यहाँ पर हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ऑल आर गोइंग टू मार्केट एक्सेप्ट हर। तो टू फिर से प्रीपोजिशन और इसके बाद यूज किया गया हर ऑब्जेक्टिव केस में, ये सेंटेंस सही है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं, हमारा पॉइंट है प्रीपोजिटिव प्रोनाउन के साथ एपिस्ट्रॉफी एस का उपयोग नहीं किया जाता है। पोजिटिव प्रोनाउन एक्चुअली पोजिटिव प्रोनाउन से खुद ही एपिस्ट्रॉफी एस का सेंस निकलता है, इसलिए हम इसे फिर से एपिस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते हैं। जैसे दिस बुक इज योर्स, अब योर एरर लिख दिया गया है यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी डालकर, ये गलत है सेंटेंस में, पहले से ही इसका अर्थ दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है डैट पेन इज हर्स, उसका यह पेन वह कलम उसकी है। तो यहाँ पर हर्स का बात पहले ही कर दिया गया, हर्स, तो एक पहले ही से सेंस दे रहा है ये पॉजिटिव प्रोनाउन का, तो ये सेंटेंस यहाँ पर सही होगा। हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है अगर किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन का बात हो रहा हो और किसी गुड मैनर की बात हो रही हो, तो जो हम पोजीशन ऑफ द पर्सन लगाएंगे वो सबसे पहले सेकंड पर्सन लगाएंगे, फिर थर्ड पर्सन लगाएंगे और फिर फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करेंगे। ओके, लेकिन अगर तीनों पर्सन प्लूरल में आता है और किसी या फिर किसी पाप या दोस्त की बात हो रही हो सेंटेंस में, ओके, तो हम 1 2 3 यानी पहले फर्स्ट पर्सन फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन का प्रयोग करेंगे। अब चलिए एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, आई यू एंड ही आर गोइंग टू द मार्केट, मैं तुम और वह। अब देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर प्रयोग किया गया आई यानी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और ही का प्रयोग कर दिया गया थर्ड पर्सन। जबकि हम जानते हैं कि अगर कोई सेंटेंस है जिसमें गुड मैनर या फिर इसी तरह तीनों पर्सन का यूज किया जा रहा है, तो क्या हमारा प्रयोग करना है वो 2 3 1 यानी पहले सेकंड पर्सन यूज होगा, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन यूज होगा और फिर फर्स्ट पर्सन का यूज किया जाएगा, यानी यू ही एंड आई आर गोइंग टू द मार्केट। ओके, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देखते हैं दे वी एंड यू। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं दे वी एंड यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर तीनों जो पर्सन यूज किया गया ये तीनों प्लूरल में है। तो जब प्लूरल में तीनों पर्सन यूज किए जाएंगे तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन लगाना है, ये 1 2 3 का यूज करना है। 1 2 3 मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन का यूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर सबसे पहले लगेगा वी फर्स्ट पर्सन में, यू लगेगा फिर सेकंड पर्सन में और फिर दे का प्रयोग किया जाएगा, यानी वी यू एंड दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं आई एंड यू आर बेस्ट फ्रेंड, मैं और तुम बेस्ट फ्रेंड है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर आई और यू का इस्तेमाल किया गया, आई यानी फर्स्ट पर्सन और यू यानी सेकंड पर्सन, जबकि हम जानते हैं कि नॉर्मल वाले सेंटेंस में 231 फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जा रहा है। 231 यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ पर हमारे पास कोई थर्ड पर्सन नहीं है, तो इसलिए 2 और 1 का इस्तेमाल करेंगे, यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यू एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स। ओके, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, यू एंड आई हैव कमिटेड अ सिन। ओके, यू एंड आई हैव कमिटेड अ सिन, ये यू एंड आई दोनों यहाँ पर फिर से ये आपको सिंगुलर ही है और साथ में ये सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो एक तरह से देखा जाए तो ये अरेंजमेंट सही है। ओके, इस रूट 231 यानी 231 के अनुसार ये अरेंजमेंट सही है, लेकिन यहाँ पर ये प्रयोग करना गलत है, क्योंकि सेंटेंस के अनुसार हम देख सकते हैं हैव कमिटेड अ सिन, सिन का अर्थ होता है पाप, तो यानी कोई पाप कमिट किए हैं तुम और मैं,
तो यहाँ पर जब कोई पाप या दोस्त की बात हो रही होगी तो हमने देखा है कि 1 2 3 की ऑर्डर 1 2 3 ऑर्डर को फॉलो करना है, यानी पहले फर्स्ट फिर सेकंड और फिर थर्ड पर्सन को फॉलो करना है। तो यू, तो इसके अनुसार आई सबसे पहले लगेगा, आई यानी पहले फर्स्ट पर्सन का प्रयोग होगा फिर सेकंड पर्सन का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो आई एंड यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक हियर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आएगा। इससे रिलेटेड एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ओके, तो हम चलते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है आइदर, नाइदर, ईच अदर का प्रयोग दो पर्सन या दो थिंग्स के लिए किया जाता है। एनी वन, नन, वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक पर्सन या थिंग के लिए किया जाता है। ईच अदर और वन अनदर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, इसलिए इसको एकदम क्लियर अच्छा से करना है। ईच अदर का प्रयोग दो के लिए, वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम। यू कैन आइदर स्टे और गो, या तो तुम ठहर सकते हो या फिर जा सकते हो। आइदर का प्रयोग दो के साथ करना है हमें, तो स्टे और गो दो ही वर्ड है, इसलिए ये सही होगा सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नाइदर ऑफ हिज आईज इज डिफेक्टिव। आईज, उसकी आंख डिफेक्टिव है, तो नाइदर का प्रयोग भी हम किस चीज के लिए करेंगे? दो के लिए। आंख तो दो ही होते हैं ना, तो इसलिए दो चीजों के लिए नाइदर का प्रयोग किया गया। ये भी सही सेंटेंस है। नेक्स्ट है इंडियंस शुड नेवर फाइट विथ वन अनदर। इंडियंस को कभी भी एक साथ फाइट नहीं करना चाहिए। वन अनदर का प्रयोग किया गया। ठीक है, एग्जाम में ईच अदर का प्रयोग कर देगा, आपको बोलेगा यहाँ पे क्या एरर है, तो हम अभी जान सके कि ईच अदर का प्रयोग जो होता है दो के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा? ईच अदर का प्रयोग नहीं होगा, वन अदर का प्रयोग एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नन ऑफ फोर बुक्स इज दिस। कोई भी चार बुक नहीं है, इज हिज। ओके, तो क्लियर हो गया। यहाँ पे फोर बुक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है कि चार बुक हैं। चार बुक यानी दो से अधिक चीज, तो दो से अधिक चीज, तो नन भी दो से अधिक चीज के लिए ही यूज किया गया है, इसके कारण ये हमारा पॉइंट सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है जब कोई प्रोनाउन ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, मोर देन वन, मेनी या फिर एनी वन कोई भी समझे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, तो इनका पॉजिटिव केस जो होगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होता है। और जब वन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करेंगे हम लोग, तो उसका पॉजिटिव केस वंस होगा। ओके, अब जैसे वन शुड डू वंस ड्यूटी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी के एग्जाम में, तो वन शुड डू हिज ड्यूटी कर दिया गया था यहाँ पे, तो हिज का प्रयोग नहीं होगा, हम जानते हैं वन का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसके साथ पॉजिटिव केस हमेशा वंस लगेगा, यानी वन शुड डू वंस ड्यूटी। ओके, नेक्स्ट है ईच बॉय इज गिविंग हिज बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। ईच के साथ प्रयोग किया गया हिज का, हिज पॉजिटिव केस का, तो ये हिज सही है। उसके नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, नाइदर का प्रयोग करके प्रयोग किया गया है ईच हिज का, हिज पॉजिटिव केस का, तो ये भी सही होगा। यहाँ पे ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट देयर होमवर्क। ओके, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन ईच बॉय एंड ईच गर्ल अलग अलग की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर देयर का प्रयोग किया गया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है एरर का वो है रिलेटिव प्रोनाउन में हु या हुम का प्रयोग ह्यूमन बींग्स और डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लाउज दोनों के लिए किया जाता है। हु का प्रयोग हम लोग सब्जेक्टिव केस और हुम का प्रयोग हम लोग ऑब्जेक्टिव केस के साथ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लाउज समझना है कि ये दोनों टर्म हैं क्या। तो डिफाइनिंग क्लाउज और नॉन डिफाइनिंग क्लाउज समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि राम वही लड़का है जो जिसने आम तोड़ा था। ओके, तो यहाँ पर राम के बारे में डिफिनिट कर दिया गया कि राम वही लड़का था जिसने आम तोड़ा था। तो ऐसे ही क्लाउज को जब डिफाइंड हो जाए वो चीज़, तो वो डिफाइनिंग क्लाउज कहलाएंगे। और नॉन डिफाइनिंग क्लाउज का एक एग्जांपल ये हो सकता है कि एक लड़का था जिसने आम तोड़ा था। ओके, तो कोई भी एक लड़का था जिसने आम तोड़ा था, जिसमें डिफाइन नहीं किया गया हमारे पास सब्जेक्ट जो है अनडिफाइंड है। ओके, तो ऐसे ही क्लाउज को हम लोग डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लाउज दोनों कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर मेन प्रयोग किया जाता है हु का और हुम का प्रयोग। हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस के लिए हम लोग करेंगे और हुम का प्रयोग हम लोग ऑब्जेक्टिव केस के लिए करेंगे। ओके, कभी कभी सेंटेंस में, अब एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझ लेते हैं। आई एम लुकिंग फॉर समवन हु कैन वॉच माई बाइक। ओके, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर देख रहे हैं, दो अलग अलग क्लाउज को कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हु का प्रयोग किया गया, हुम का प्रयोग किया गया। द डॉक्टर हुम आई मेट टुडे वाज राम्स ब्रदर, द डॉक्टर हु केम हियर वाज राम्स ब्रदर। कभी कभी सेंटेंस में कंफ्यूजन ये होता है हमें कि हु का प्रयोग
कब होगा और whom का प्रयोग, who या whom का प्रयोग कब करेंगे हम लोग। तो इसको समझने के लिए बस आसान सा हम लोग को ये समझना है कि हमारे पास स्वाभाविक बात है कि रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन एक कंजंक्शन की तरह काम करता है, यानी दो अलग अलग क्लाउड्स को कनेक्ट करता है, अलग अलग दो वाक्यों को कनेक्ट करता है। तो अलग अलग वाक्यों को कनेक्ट कर रहा है, तो बस हम लोग को क्या करना है कि दोनों अलग अलग वाक्यों को पूरा करना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चेक करना है। अगर मान लीजिए कि एक क्लाउज में सब्जेक्ट आ रहा है और दूसरे क्लाउज में सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, तो उसके अनुसार रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। अगर मान लीजिए कि पहले वाले क्लाउज में, जैसे इसी का एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब हो गया, लुकिंग हो गया आपको मेन वर्ब, और यहाँ फॉर हो गया आपको प्रीपोजिशन, और समवन हो गया इसका ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैन हो गया एक मॉडल, वॉच हो गया मेन वर्ब, और माई हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप देखिए कि यहाँ पर पहले वाले क्लाउज में हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब मिल चुका है, लेकिन दूसरे वाले क्लाउज में हमारे पास वर्ब और ऑब्जेक्ट मिला है, सब्जेक्ट नहीं प्रयोग किया गया है। तो जब सब्जेक्ट नहीं प्रयोग करेगा, उसके अनुसार हम लोग सब्जेक्टिव केस वाला एक रिलेटिव प्रोनाउन लेंगे। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उसी तरह एक अलग सा दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। डॉक्टर whom I met today was राम्स ब्रदर। ओके, तो ये देखिए इसको अलग अलग कर दिया गया है। तो यहाँ से जो द डॉक्टर है, द डॉक्टर वाज राम्स ब्रदर, ये एक क्लाउज है जिसमें हम लोग को सब्जेक्ट मिल गया, यहाँ पे हमें लिंकिंग वर्ब मिला है, साथ में राम्स ब्रदर आपको ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मिल गया। उसी तरह फिर दूसरा क्लाउज जो है आई मेट टुडे, आप देख रहे हैं आई मेट हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट का प्रयोग हो गया, वर्ब का प्रयोग हुआ, लेकिन फिर से ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ। तो जब ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव केस वाला रिलेटिव प्रोनाउन, इसीलिए whom का प्रयोग किया गया है। ओके, आप लोग समझ सकते हैं आई थिंक। नेक्स्ट आता है फिर, और इसी तीसरा एग्जाम्पल को और क्लियर कर लेते हैं। द डॉक्टर हु केम हियर वाज राम्स ब्रदर, तो सेम वही सेंटेंस है, द डॉक्टर वाज राम्स ब्रदर, डॉक्टर सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर वाज हो गया आपका लिंकिंग वर्ब, और राम्स ब्रदर हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह फिर दूसरा क्लाउज में केम यानी हमारा इसका प्रयोग कर दिया गया, वर्ब का प्रयोग कर दिया गया, लेकिन फिर सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया। इसलिए सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सब्जेक्टिव केस वाला रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि है हु। ओके, तो इस चीज़ को, ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया यहाँ पर कि एक ही पॉइंट में ये समझना है कि दोनों अलग अलग क्लाउज में हमें देखना है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर दोनों में से अगर पहले वाले में सब्जेक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि दूसरे वाले पहले वाले में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब दूसरे क्लाउज में से कुछ छूट रहा है। तो उसके अनुसार हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन हु या हुम का प्रयोग करेंगे। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। रिलेटिव प्रोनाउन में विच का प्रयोग एनिमल और थिंग डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लास दोनों के साथ किया जाता है, और डैट का प्रयोग सभी पीपुल, एनिमल एंड थिंग्स डिफाइनिंग क्लाउज के साथ किया जाता है। तो हमने एक चीज़ तो समझ में आ गया हमें कि हु का प्रयोग हो या हुम का प्रयोग हो डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग के साथ करेंगे, विच का प्रयोग हो, इसका भी प्रयोग जो है एनिमल और थिंग्स के साथ, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लाउज के साथ, दोनों के साथ किया जाता है। और डैट का प्रयोग हम सभी चीज़ों के साथ कर सकते हैं, यानी पीपुल के साथ भी, एनिमल के साथ भी, थिंग के साथ भी, लेकिन डिफाइनिंग क्लाउज में ही बस, यानी केवल डिफाइंड क्लाउज जहाँ पर होगा वहीं पे डैट का प्रयोग किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। ओके, इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। द लैम्प डैट वॉज इन द रूम वॉज ब्रोकन, वह लैम्प जो रूम में था, डिफाइनिंग हो गया, तो जो रूम में था वो टूट चुका है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, आई लाइक द ड्रेस दैट यू वोर यस्टरडे, डैट का फिर प्रयोग किया गया, तुमने, मुझे ड्रेस पसंद है जो कल तुमने पहना था। ओके, नेक्स्ट है, आई हैड ए लैम्प विच वॉज ब्रोकन, मेरे पास एक लैम्प था, टूट गया, जो टूट गया। तो अब एक लैम्प था, किस लैम्प की बात हो रही है वो यहाँ पर क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर फिर से विच का प्रयोग किया गया, डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग क्लास दोनों के साथ कर सकते हैं, एनिमल और थिंग के साथ यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, दिस इज द केक विच मैरी बेक, यह वही केक, यह केक है जो जिसे मैरी ने बनाया है। तो यहाँ पर हम डैट का भी प्रयोग कर सकते हैं और विच का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट नहीं है, तो अभी इतना ही इम्पोर्टेंट हमारा।
तो ये सारे हमारे इम्पॉर्टेंट एरर थे। इसको कृपया करके आप अच्छी तरीके से समझिए, बार बार रिवाइज कीजिए, और इसका बेसिक क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा, इनमें से जो रिलेटेड टर्म्स यूज किया गया है वो टर्म्स आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरा एक सजेशन है कि कृपया करके आप बैक वाला वीडियो, जो बैक वाला लेसन है, उसको भी अच्छे से पढ़िए, समझिए, फिर आप एरर पर आइए, जिससे आप एरर्स को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इसी के साथ आज के लिए थैंक यू सो मच।